फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर राजकुमार शाहू। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा है कि बहुत सी जानें हॉस्पिटल में जा रही हैं एंड द एन नंबर ऑफ डेथ इन हॉस्पिटल एंड द मेन रीज़न वॉज फियर, फ्राइट, अनकंट्रोलेबल एंजाइटी। जैसे कि लंग्स का सेंटर ब्रेन स्टेम में सिचुएटेड होता है और डॉक्टर रिकी हेमर, अ जर्मन ऑन्को सर्जन, इनके रिसर्च के हिसाब से fear is responsible for lung disease. Fright, uncontrollable anxiety, it shut down the lung center in the brain stem and automatically patient are die due to lung diseases. आज का जो माहौल है ये दहशत का माहौल है, ये डर का माहौल है और इसीलिए इस जाने लंग डिजीज़ के कारण इतनी डेथ हो रही है। सो फ्रेंड्स, हाउ टू ओवरकम विथ फियर, इस डर, इस दहशत से हम लोग कैसे बाहर निकले। डर का जो सेंटर होता है ब्रेन में, वो एक एमिगडाला नाम का एक सेंटर होता है, ब्रेन में सिचुएटेड है। जब हम कोई भी पैनिक सिचुएशन अपने लाइफ में फेस करते हैं, वेदर इट इज एक्सीडेंट, हॉस्पिटल्स, जब हमको पता चले हमारी लाइफ दांव में लग गई है, कोई भी पैनिक सिचुएशन में वो एमिगडाला सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है, वो हाईजैक हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाईजैक ऑफ एमिगडाला सेंटर? वो एमिगडाला सेंटर हमारी फ्रंटल लोब में लॉजिक, रीजनिंग का सेंटर होता है, उसको शट डाउन कर देता है। तो फियर, फ्राइट और पैनिक अटैक की सिचुएशन में हमारा फ्रंटल लोब, जो कि रीजनिंग है, जो थिंकिंग का सेंटर है, वो शट डाउन कर देता है। सो पीपल आर, बिकॉज ऑफ फियर एंड फ्राइट, दे आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजंस। बिकॉज ऑफ फियर द लंग सेंटर इज वीकेंड and patient die very easily. They unable to commit out, they do a wrong decisions. निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है फ्रेंड्स। ये एमिगडाला सेंटर और किसी किसी पेशेंट में बहुत जल्दी स्टिमुलेट होता है, बहुत जल्दी स्टिमुलेट होता है, तो उनकी जान बहुत जल्दी चली जाती है। So, how to overcome with that fear? That was the main reason. जब कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है तो ये एमिगडाला सेंटर पैनिक अलार्म की तरह बजता है, ये रीजनिंग को ख़त्म कर देता है। किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में, किसी में कम और किसी में बिल्कुल नहीं। लेकिन जब ये पैनिक अलार्म बजता है तो उस समय पेशेंट फ्रीज हो जाएगा, बहुत डर जाएगा, फाइट करेगा या फ्लॉ हो जाएगा या नम हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। इस सिचुएशन में पेशेंट की डेथ के चांसेस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वहीं कहीं पेशेंट बहुत इजीली बीमारी से रिकवर हो जाते हैं और कहीं बहुत जाने जाती हैं। दोस्तों, डिजीज़ का संबंध आपकी इनर इम्यूनिटी के साथ है। यहाँ हर व्यक्ति आज की डेट में इम्यूनिटी की बात कर रहा है। मित्रों, इम्यूनिटी कोई टॉनिक से, कोई आयरन टैबलेट से, कोई कैल्शियम गोली से, कोई जिंक से नहीं बढ़ सकती। इम्यूनिटी का संबंध बहुत गहरा है। जैसे बीमारी का रूट बहुत अंदर होता है, बीमारी कोई छोटे मोटे रीज़न से नहीं होती फ्रेंड्स। बीमारी का संबंध आपके अंदर है। आपके लाइफ में कुछ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस हुए, ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन का जो एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड होता है। आपका मेंटल मेकअप कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। सो बिकम नॉट टू बी कॉम्प्लेक्स। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है उसको कॉम्प्लेक्स मत करो, बी सिंपल। जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड है।
जो कि आपके पेरेंट्स से आते हैं आपके अंदर। सो बीमारी का रूट बहुत अंदर है और लंग्स को कमज़ोर करने की सबसे बड़ा जवाबदारी, सबसे बड़ा कसूरवार फियर, फ्राइट, पैनिक अटैक, ओवर पावरिंग। सो मित्रों, हाउ टू ओवरकम विद द डिजीज? होम्योपैथी has immense power to resolve that fear, that uplift your inner immunity. मुझे तो दुख इस बात का है 90% होम्योपैथिक डॉक्टर आर प्रैक्टिसिंग माल प्रैक्टिस। वो उसके प्रिंसिपल के आधार पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर आप पेशेंट के जड़ तक पहुंच जाओगे, अगर पेशेंट के इनर रूट तक पहुंच जाओगे, आपको ट्रीट करना बहुत आसान है। पेशेंट रिकवर वेरी इजीली if you get the exact symptom from patient. The recovery rate is much more better than any mode of pathy. आपके अंदर एक नैसर्गिक हीलर है, एक नैसर्गिक रोग प्रतिकारक शक्ति है। करेक्ट मेडिसिन उस नैसर्गिक रोग प्रतिकारक शक्ति को अपलिफ्ट करता है, और जब वो नैसर्गिक प्रतिकारक शक्ति अपलिफ्ट होती है तो पेशेंट हर मायने में ठीक होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। बीमारी की जड़ बहुत अंदर होती है। अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कोई कैल्शियम, विटामिन, जिंक, आयरन की गोली खाने से बढ़ती तो हर अमीर व्यक्ति आज स्वस्थ होता, और जो व्यक्ति इसे नहीं खा सकता वो बीमार होता। बट ऐसा नहीं है मित्रों। बीमारी का संबंध बहुत अंदर छुपा है। द रूट ऑफ द डिजीज, आपके लाइफ में पास्ट में क्या क्या घटना हुई, उस घटना का एक्सपीरियंस आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड होता है। आपका मेंटल मेकअप कैसा है, आप उस घटना को कितना याद किया, कितना तकलीफ, उस घटना की कितना तकलीफ आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड है। आपका जेनेटिक मेकअप, आपके पेरेंट्स से कौन से जीन्स आए, किस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, कैसे सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में फेस की, दैट डिसाइड योर इम्यूनिटी पावर फ्रेंड्स। होम्योपैथी हैज़ इमेंस पावर टू रिजॉल्व दैट फियर, दैट इनर फियर, दैट इनर इमोशंस। दैट्स वाई होम्योपैथिक डॉक्टर एक बहुत गहन चिकित्सक होना चाहिए। उसने बहुत अंदर जाके बीमारी का अध्ययन, पेशेंट का अध्ययन, पेशेंट की मानसिकता का अध्ययन करना चाहिए। अगर उसको उसके अंदर करेक्ट चीज़ मिल गई, उसके अंदर का डर, उसके अंदर की इम्यूनिटी पावर के पीछे का कारण, लो इम्यूनिटी पावर के पीछे का कारण अगर मिल गया तो होम्योपैथी हैज़ पावर टू रिजॉल्व द डिजीज़। मित्रों, होम्योपैथी, there are 4000 number of medicine. If you get a correct constitutional medicine, it raised your inbuilt inner immunity power. अगर आपको आपका सही कॉन्स्टिट्यूशनल डोज मिल गया तो आपकी इम्यूनिटी, नेचुरल नैसर्गिक इम्यूनिटी पावर को अपलिफ्ट कर देता है। माय फ्रेंड, my request is not to be panic in that situation. फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये कोरोना महामारी, ये पेंडेमिक महामारी ने हमें कुछ एक मैसेज दिया है। ये अर्थ में करोड़ों जीव है, करोड़ों स्पीसीज है। नो डाउट ह्यूमन बीइंग आर द हाईएस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म इन द स्पीसीज, बट इट डजंट मीन वी क्रॉस आवर आर्बिटरी, बट इट डजंट मीन वी क्रॉस आवर लिमिट। जितना अधिकार ह्यूमन का है उतना अधिकार एक एनिमल और सारे जीव जंतु का है। दे हैज़ टू लिव। प्लीज डोंट क्रॉस आवर लिमिट एट ऑल, दैट वी हैव टू बी पनिश्ड। फ्रेंड्स,
I solve the cases with homeopathic medication that have a remarkable improvement. Let us see the cases. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. जो आपको करंट लग रहा ना अभी वो लिख के देना, और पहले कैसे लग रहा था वैसे, ताकि शाहू सर आपको मेडिसिन चेंज करके दें। नमस्कार सर, तुमच्या कृपेने मला पुष्कळ आराम झाला आहे सर. पूर्वीपेक्षा खूप बरं वाटत आहे आता. विकनेस पण सर हळूहळू कमी होत आहे, पण पूर्णपणे विकनेस गेलेला नाही अजून. दम लागतो सर थोडंसं बोलताना. जेवण पण बरं होत आहे, फक्त बोलताना थोडंसं असा कोरडा खोकला येतो, हलकं पातळचा कफ निघतो आणि सर्दी आहे सर. पण पूर्वीपेक्षा सर मला खूप बरं आहे. तुमच्या औषधीचा सर मला चांगला फायदा झाला. अशीच चांगली औषधी सर माझ्यासाठी तयार करा. लवकरात लवकर सर मला बरं करून द्या. माझ्या फॅमिलीवर कृपा होईल. मला नोकरीला पुन्हा जॉईन करता येईल. खूप कामं पडलं आहे सर माझ्यासाठी. मॅडम माझी सतत आठवण करते, प्रिन्सिपल मॅडम पण. छान वाटत आहे सर मला. काही असं त्रास नाही जास्त आता. बस थोडंसं सकाळी उठताना हलकासा त्रास होतो, नाही तर पूर्वीपेक्षा थोडंसं कमी आहे. बरं सर, नमस्कार. तुमचे आशीर्वाद असू द्या सर. बस. आता पहिलेपेक्षा फार बरं वाटत आहे. पुन्हा मला जो दम लागत होता तो लागत नाही आहे. बोलण्यात खूप फरक पडत आहे. तर हो सर, मला आता पहिलेपेक्षा बरं वाटत आहे. बोलताना जास्त त्रास नाही होत आहे. आणि बाकी थोडंसं दम वगैरे लागणं हे सध्या आहे. कालपर्यंत जेवता नव्हता येत. आता स्वतःहून बसून जेवण करू शकत आहे. आता खूप काही फरक पडला तब्येतीमध्ये. माझ्या कफ कमी झाला, पुन्हा धाप कमी लागत आहे. ते काहीच जेवण नव्हतं होत, काहीच नाही. कडावरनं पलटणं नव्हतं होत. आता कमीत कमी कडावरनं पलटणं होते, जेवण करणं होते, भूक वाढली. मला वाटत नव्हतं का मी वापस येईन म्हणून. आता खूप खूप चांगलं आहे. पहिल्यापेक्षा फिरतो आहे आता. जेवणही वाढलं आहे आणि कमीत कमी जेवण करत आहे मी. नाही तर पहिले काहीच नव्हतं, जातच नव्हतं आतमध्ये. फक्त जेवताना म्हणजे फक्त ॲपल बस, डाळिंब तेवढं. बाकी काही जेवणच नाही केलं मी. ना आवाज निघत होता ना काहीच नाही. खोकला खूप होता. थोडंसे फिरलं तर खूप दम. किती दिवस ॲडमिट होते? दादा हे जवळपास 7 दिवस ॲडमिट होते आणि 7 दिवसानंतर मग यांना सुट्टी झाली. भरपूर रिकव्हरी झाली. ऑक्सिजन लेवलमध्ये भरपूर प्रॉब्लेम. जेव्हा तुमचा पहिला डोस घेतला तेव्हा पलटता आला मला. आणि ऑक्सिजन लेवलमध्ये जेवण चालू झालं. मेन गोष्ट ते होतं, बसून जेवण करत नाही. आता पहिले बसताच नव्हतं, बसून जेवणच नव्हतं करू शकत. आता खूप 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 चांगलं आहे.
त्या दिवशी त्या दिवशी घरून निघालो तो 80 होतं हम्म. आणि आपल्याला बेड काही भेटले नाही. हम्म. आपण बेडसाठी खूप फिरलो. 10-10:30 वाजता त्याला मी घरून घेऊन गेलो. हम्म. आपल्याला 2 वाजेपर्यंत बेड नाही भेटले आणि जेव्हा ॲडमिट करायला गेलो 2 वाजेपर्यंत 10:30 वाजता 80 होतं. घरून निघालो होतो आणि 2 वाजेपर्यंत त्याचं 72 होतं. 70-72. त्या 72 पासून मग आपलं हळूहळू पहिले 2 दिवस तर आपण ॲडमिट केलं. नंतर तिसऱ्या दिवशी तुमच्याकडे आलो. तिथून जी इम्प्रूव्हमेंट झाली जेवणात खाण्यात तेव्हापासून मग ते चालू होतं. ते 90-92 पर्यंत 93-94 पर्यंत. तुला वाटत होतं तू बाहेर नाही येणार? नाही, मला मी औषध नसतं घेतलं तर मला नाही वाटत की मी बाहेर आलो असतो, कारण की ती कंडिशन तेव्हाची तशी होती. काही नाही होत बेटा. तू कधी भविष्यात तुला हे आजार पलटून येणार नाही आणि तुझी इम्युनिटी याच्यात इकडून वाढून जाईल. माझी जबाबदारी. ठीक आहे. आणखीन काय बोलायचं आहे तुला? बस धन्यवाद. तुझा खूप खूप धन्यवाद. नको कसं नको मग. हां, नमस्कार, मी पियुष ढगे आणि ही प्रणाली ढगे. नमस्कार. आम्ही सरांचं मेडिसिन जे घेतलं त्याच्याबद्दल सांगतो आहे. मी 17 तारखेला ॲडमिट झालो होतो होप हॉस्पिटलमध्ये. माझी कंडिशन जरा क्रिटिकल होती आणि जेव्हापासून सरांचं औषध वगैरे घेणं चालू केलं तेव्हापासून फार रिलीफ झाला. पहिले बोलता वगैरे नव्हतं येत. 3 दिवसानंतर बोलायला 3 दिवसपर्यंत बोलले नव्हते. सरांचं औषध घेतल्यानंतर 2-3 दिवसात लगेच आराम झाला त्यांना. बोलणं चालू झालं. पुन्हा कडावर पलटता नव्हतं येत, तर कडावर पलटता यायला लागलं. खोकला खूप होता. मी थोडंसं दूर जाऊ नव्हतो शकत, तर खूप खोकला होता. खोकलत जात होतो. तर आता औषध घेतल्यानंतर खोकला काहीच नाही आहे. पुन्हा आता खूप आराम आहे. ऑक्सिजन लेवल 90च्या खाली होती. होतं. आता पटकन ती पण रिकवर होत आहे. आणि सरांचं औषध खूप चांगलं आहे. मी सगळ्यांना सांगेन की सरांचं औषध तुम्ही घ्या एक वेळा आणि तुम्हीच बघा त्या औषधाचा फायदा.